हे डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, जो कि बहुत ही बेसिक्स चैप्टर है क्लास 11th को समझने के लिए, है ना। तो इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी न्यूमेरिकल है, पूरे इस सीरीज में कवर करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन अंकल ने, डाल्टन चचा ने क्या बोला, है ना। क्योंकि यार सोचो कि ये थ्योरी तो गलत ही है, लेकिन अपने सिलेबस में है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, है ना। चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा। पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है। इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं मोल कॉन्सेप्ट का भी सीरीज़ लाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो क्लास 11th में बच्चे हैं पहले इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन आता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिससे बच्चे स्टार्टिंग में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये चैप्टर्स हैं जिनकी रिलेशंस क्लास 9 से है। तो भाई स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, क्लास 11th। और बेसिकली हम पढ़ेंगे जेई और नीट दोनों के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, है ना, और शुरू हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई डाल्टन अंकल ने बोला कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात 1880 की है, 1880 की है, कि डाल्टन साहब ने बोला कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने जो बोला मैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखा लिखाया पीपीटी डाल दिया इसमें, पीडीएफ में मैंने, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इससे आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा, और वीडियो लेंदी भी नहीं होगा, है ना। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बोले कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना। कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, सबसे छोटा, उसी को एटम बोलते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये किसने बोला? डाल्टन अंकल ने बोला, है ना, कि भाई किसी भी मैटर का छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड पॉइंट बोले कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज एटम को डिवाइड कर दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। बट इन्होंने जो बोला उसके बारे में अपन को अभी पढ़ना है। क्या बात समझ आ रही है भाई? चलो नेक्स्ट बोले कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। सेम एलिमेंट, अरे आज के ज़माने में तो सेम एलिमेंट का भी आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक जो एटम है ना, वो बाकी सारे पार्ट में आइसोटॉप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात गलत है। नेक्स्ट बोले कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन सिंपल रेशियो फॉर्म ए कंपाउंड। भाई एटम हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करता है। जैसे आप देखो 2MgO + O2, है ना, Mg कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना लिया 1, 2:1। क्या ये सिंपल रेशियो है? तो बोलेंगे हाँ सर सिंपल रेशियो तो है। बट आजकल एटम नॉन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले भी आ गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंपल रेशियो में ही कंबाइन हो। नेक्स्ट बोले कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना हम एटम को बर्बाद कर सकते ना बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एटम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से बना सकते हैं। मैन मेड एलिमेंट भी पीरियडिक टेबल में है। 98 नंबर कैलिफोर्नियम मैन मेड एलिमेंट है, और भी मैन मेड एलिमेंट है। बट ये ज़माने की बात है, चचा ने जो बोला स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन्हीं का देन है। देन तो नहीं बोल सकते, बाकी सारे साइंटिस्ट भी लगे हैं, लेकिन स्टार्ट जिन्होंने किया, जो डाल्टन अंकल ने किया। बहुत छोटी सी थ्योरी है, लेकिन दुख की बात यही है कि जो बोले आज के डेट में गलत है, और उनकी क्या गलतियां थी ये हमें पढ़ना है। तो ऑल द अबव पोस्टुलेट डाल्टन रिगार्ड्स, बिकॉज उनकी जो सारी गलतियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम को हमने डिवाइड कर दिया किसमें भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो भाई साहब डाल्टन अंकल ने क्या बोला? एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। अरे भाई साहब
आज के साइंटिस्टों ने तो सिस्टम पार दिया, बोला कि नहीं यार कैसी बात कर रहे हो यार, आज तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड है एटम। तो डाल्टन साहब की थ्योरी यहाँ पे गलत हो गई। क्या बात समझ में आ रहा है? सेकेंड बात बोले थे कि भाई सेम एटम आइसोटॉप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज के डेट में आइसोटॉप में एग्जिस्ट करता है। कई बच्चे नए नए होंगे, वो पूछेंगे कि आइसोटॉप क्या होता है। देखो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन डिफरेंट बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप वो होता है जिनकी एटॉमिक नंबर क्या हो सेम। नीचे वाले क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? एटॉमिक नंबर, है ना। अब तुम देखो ऑक्सीजन के आइसोटॉप, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। सिमिलर कार्बन के आइसोटॉप, कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 एंड 14। नीचे वाले क्या होता है मैं फिर बता दूं, एटॉमिक नंबर, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ऊपर वाले क्या होता है? एटॉमिक मास। आप लोग ये बेसिक चीज़ तो आती होगी, है ना भाई? ठीक है भाई। सिमिलर हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो भाई जो डाल्टन साहब ने सेकंड पॉइंट बोला था वो भी गलत, फर्स्ट पॉइंट बोला वो भी गलत, क्योंकि उनकी गलतियाँ आपके सामने हैं। लेकिन बात चचा की है, रिस्पेक्ट की है, क्योंकि जेई क्वेश्चन पूछ दिया था। जेई 2024 में भी डाल्टन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। क्या बात समझ में आया? तो अपन को हर थ्योरी को मेमोराइज करके रखना है ताकि जेई के एग्ज़ाम में आए तो भाई अपने को कोई दिक्कत ना हो। अगली बात बोले कि भाई सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, लेकिन मैंने बोला कि आज के डेट में एटम नॉन सिंपल रेशियो हम बोल सकते हैं कि आयरन के यहाँ 0.93 और ऑक्सीजन के 1, तो यहाँ पे रेशियो क्या है? 0.93:1 हो गया। क्या है? सिंपल है? नहीं है, बट एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जो डाल्टन साहब बोले थे वो गलत हो गई। नेक्स्ट, एटम कैन क्रिएट विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मैंने बोला था कि 98 एटॉमिक नंबर, कैलिफोर्नियम, है ना, जो कि हमारा क्या है? मैन मेड है। साइंटिस्टों ने बहुत सारे एटम बना रखे हैं भाई, जो मतलब बोल सकते हैं कि जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं किए, खुद मैन मेड एलिमेंट साइंटिस्टों ने बनाया, जो पीरियडिक टेबल में हम पढ़ेंगे। तो कहानी यूँ ख़त्म हुई कि डाल्टन सर ने जो बोला वो गलत हो गया। लेकिन बात यह है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। आप जब तक गलती नहीं करोगे ना भाई, सीखोगे नहीं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है ना। तो भाई समय बीतता गया, है ना। जो बोलते हैं ना एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की डिसएडवांटेज हो गया। डाल्टन साहब ने एक बात में बोले तो उन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज के डेट में एटम डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भाई साहब एटम तो डिवाइड है, सिस्टम फट गया। अब एटम डिवाइड हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो आखिर इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल है ना, वो है इलेक्ट्रॉन, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको बोलेंगे, हेडिंग डालेंगे हम, डिस्कवरी ऑफ। देखो जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो बिल्कुल लिखा मिलेगा। न्यूमेरिकल मैं खुद सॉल्व करूँगा, ग्राफ मैं खुद ड्रॉ करूँगा, डायग्राम मैं खुद बनाऊँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आई ना भाई? तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। भाई इसको हम ये भी बोल सकते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। पहले हम बारे में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। भाई साहब कैथोड रे की डिस्कवरी पढ़ेंगे तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले ना डिस्चार्ज ट्यूब लिया। मैं पहले समझा दे रहा हूँ। अच्छा, कैथोड रे आप लोगों को मैं बता दूँ कि पुराने जो टीवी होते थे ना, है ना, आज तो एलईडी की ज़माना है, आप लोग देखे भी नहीं होंगे, देख सकते हो। पुराने टीवी के जो पीछे होता था ना, कैथोड रे ट्यूब लगा होता था, है ना। उसके कारण हमारे स्किन पे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं,
है ना। जब 1990 की बात करें, देखना पुरानी मूवी देखोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन आज कहाँ देखने को मिलेगा। एलईडी का ज़माना है, वो भी 4K डिस्प्ले वाले भी वीडियो आज आ गए हैं एलईडी के अंदर। तो हम पुराने टीवी की बात करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पुरानी है, बट देखना कॉन्सेप्चुअल बात है। भाई साइंटिस्टों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में ना गैस को लो प्रेशर में रखा। क्या किया भाई, साइंटिस्टों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को डाला, गैस में प्रेशर को लो किया और वोल्टेज को हाई किया। प्रेशर को लो किया, वोल्टेज को हाई किया, उससे पहले कि वो ट्यूब को ना वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब उसके अंदर कोई भी हवा नहीं रखा, उन्होंने गैस को रखा। तो उन्होंने देखा कि भाई जैसे हम लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गैस आयोनाइज्ड होता है, और गैस आयोनाइज्ड हुआ तो कुछ इनविजिबल रे कैथोड से एनोड की ओर जाते हुए दिखी। तो साइंटिस्टों ने बताया कि भाई ये जो रे कैथोड से निकली है यही हमारा कैथोड रे है। बट ये हमारा जो सेटअप था वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, जेईई के सिलेबस में गिवन है। तो जो साइंटिस्टों ने बोला हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये मैंने क्या लिया भाई, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में एक टर्मिनल था कैथोड, एक था एनोड। उन्होंने यहाँ से क्या किया, वैक्यूम किया। वैक्यूम का मतलब होता है ना हवा निकाल देना, जैसे हमने स्प्राइट मार लिया और उस बोतल को दबाते नहीं रहते, उसी तरह होता है टू क्रिएट वैक्यूम। या यहाँ पे था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से उन्होंने हवा इसका निकाला, है ना, वैक्यूम किया। इस टर्मिनल को उन्होंने एनोड बोला था। और एनोड हमारा कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड हमारा कौन सा टर्मिनल होता है भाई, नेगेटिव टर्मिनल। वोल्टेज बहुत हाई दिए उन्होंने कितना वोल्टेज दिया था, ये मेरा था बैटरी, है ना, ये मेरा बैटरी था। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड। पर पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोले, कैथोड। इस टर्मिनल को मैं क्या बोलूँगा, एनोड। इस टर्मिनल को क्या बोलूँगा भाई, एनोड। बैटरी प्लस माइनस, ये हमारा क्या था, नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या था, प्लस 10⁴ वोल्ट बैटरी अप्लाई किया, है ना। ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज, है ना, ये बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। अब उन्होंने किया क्या, इसके अंदर गैस भरा था, गैस एट लो प्रेशर, है ना, लगभग 10⁻⁻⁴ ATM उन्होंने गैस लिया था। इस ट्यूब का नाम क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने जब गैस को भरा, प्रेशर को लो किया, तो भाई उन्होंने देखा कि भाई गैस क्या हुआ, आयोनाइज्ड होता है। नॉर्मल केस में गैस आयोनाइज्ड नहीं होता है, बट ये कंडीशन लाने से गैस आयोनाइज्ड होने लगा। और जैसे गैस आयोनाइज्ड हुआ, कुछ रे जो कि कैथोड से निकली और एनोड की ओर जाने लगी, है ना, कैथोड से निकल के एनोड की ओर जाने लगी। और इस रे को उन्होंने कैथोड रे बोला, क्योंकि ये एनोड से निकला था, सॉरी कैथोड से निकला था, एनोड की ओर गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कैथोड रे। क्या बात समझ में आया। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, उससे वैक्यूम किया गया, गैस को लो प्रेशर में बढ़ा गया, कैथोड एनोड, है ना। कैथोड की हमने क्या दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को, अच्छा ये मैंने पॉजिटिव गलत लिख दिया, सॉरी। कैथोड को मैंने क्या दिया, नेगेटिव, और एनोड को मैंने क्या दिया, पॉजिटिव। कैथोड को क्या दिया, नेगेटिव, और एनोड को क्या दिया, पॉजिटिव। गैस आयोनाइज्ड हुआ, एनोड से रे निकली, कैथोड से रे निकली, एनोड ने कैथोड से रे निकली, उसको हमने क्या बोला, कैथोड रे, है ना। ताकि वो रे कहाँ से निकली थी, कैथोड से निकली थी। क्या बात समझ में आया। तो कैथोड से रे निकली, भाई सब चर्चा हो गया कि भाई कैथोड रे की खोज हो गई। बट इसमें काफ़ी सारी बातें आई, है ना। आज के डेट में आप देखें तो ये हमारा जो कैथोड रे कहाँ होता है,
टीवी में देखने को मिला। तो जो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया साइंटिस्टों ने, हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी थी, है ना, कैसे ट्रेवल करती थी, क्या इसके अंदर हम कुछ रखते थे तो क्या होता था, है ना, क्या स्ट्रेट लाइन में जाते थे, पता कैसे चला कि ये रे निगेटिव है। क्या बात समझ में है? तो भाई सिंपल सी बात है कि नॉर्मली ये जो कहानी है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नॉर्मली गैस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी क्रिएट वेरी लो प्रेशर 10⁻⁻4 atm in a discharge tube and apply high voltage 10⁻⁴, then gas start conducting electricity and the conductions some sort of invisible ray move cathode to anode. This ray are originated from cathode, hence they are named as cathode ray. अब भाई कहानी ऐसा हुआ कि भाई कैथोड से रे तो निकली थी, कैथोड से रे तो निकली और एनोड की ओर गए, लेकिन इनविजिबल था। अब साइंटिस्टों को देखना था तो उन्होंने एक यहाँ पे ZNS की स्क्रीन लगाई, है ना, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया, इस स्क्रीन पे देखे और स्क्रीन था ZNS, ZNS की क्या लगाई हुई स्क्रीन लगाई, है ना। अब जैसे रे इस स्क्रीन पे आती थी चमक जाती थी, फ्लोरोसेंस बोलते हैं, जैसे ही रे आई चमक जाती थी। साइंटिस्टों ने ये देखा कि यदि इसके अंदर कोई व्हील को रख देंगे, है ना, कोई चक्का को रख देंगे तो रे आई, चक्का रोटेट करने लगता था। क्या करता था भाई? रोटेट करने लगता था। साइंटिस्टों ने देखा कि इसके जैसे रे आ रही है, कोई पार्टिकल्स को रख देंगे तो उसकी परछाई बन जाती थी। मतलब साइंटिस्टों ने इस रे पे काफ़ी चर्चाएँ की और जे वालों ने कुछ तो क्वेश्चंस भी पूछे हैं इससे रिलेटेड, तो अपन क्वेश्चन की डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस शैडो। भाई साहब कैथोड रे ने तो सिस्टम ही फाड़ दिया, सीधे आया यूं, कैसे यूं। अब भाई सिंपल सी बात है, एक कैथोड रे था अपना, इस पे यदि कोई पार्टिकल आपने रख दिया, ये हमने पार्टिकल को रखा तो इसकी शैडो बना दी, इसकी परछाई बना दी। तुम सोचो ना कि कोई भी हमारा रे आ रही है, मेरा हाथ है तो हाथ की परछाई क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो पहले पॉइंट क्लियर कि भाई कैथोड रे कैसे परछाई बनाई? सर कैथोड रे आ रही थी, हमने उसके बीच में रख दिया और वो क्या हो गया? परछाई बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे क्रिएट फ्लोरोसेंस। बिल्कुल सही बात है, पहले तो दिख नहीं रहा था। जैसे मैंने ZNS की स्क्रीन लगाया मेरे दोस्त, जैसे मैंने ZNS की स्क्रीन लगाया, मैंने नहीं लगाया, जैदे थॉमसन साहब जो जिन्होंने खोज किया वही लगाएंगे भाई। तो भाई फ्लोरोसेंस मतलब चमक होने लगी। मतलब यहाँ देखो, यहाँ की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या होने लगा भाई? चमक प्रोड्यूस, जिसको हम फ्लोरोसेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो चमक या रोशनी बोल सकते हैं, हम बिल्कुल देसी भाषा में सीखेंगे, है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये कैथोड रे आया, ये हमारा क्या हो गया? फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एंड ए स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, इट्स स्टार्ट रोटेटिंग विच इंडिकेट दैट दे कंसिस्ट मटेरियल पार्ट। भाई जैसे कैथोड रे आ रहा था उसमें मैंने एक पैडल को रखा, है ना, मैंने एक पैडल को रख दिया। अब वो पैडल ना रोटेट होने लगा। तुम सोचो कोई चीज़ आया और इसको रोटेट कर दिया, पेन को रोटेट किया, तो हम क्या बोलेंगे? उसके पास कुछ ना कुछ मटेरियल पार्ट है, पार्टिकल्स है ना, तभी तो उसके कारण हमारा क्या हुआ? ये रोटेट होने लगा, है ना। कहानी जारी है, देखते हैं और क्या क्या कैथोड रे के साथ हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब, the ray are deflected towards positive field of plate, hence then show that cathode ray consists negative charge particle। साइंटिस्ट और वेरीफाई करने लगे, उन्होंने बोले कि भाई सिंपल सी बात है कि ये रे आ रही है, ठीक है भाई, ये मेरा, तो उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव फील्ड अप्लाई कर दिया और नेगेटिव फील्ड अप्लाई किया। कहाँ? डिस्चार्ज ट्यूब में। तो रे आके
ये पॉजिटिव की ओर टर्मिनेट कर गया। देखो एक कैथोड रे है ना, एक कैथोड रे है, रे कहाँ आके आई, पॉजिटिव की ओर टर्मिनेट की। इससे पता क्या चला कि ये नेगेटिव पार्टिकल है। अब उस हम मेन वाले फिगर में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे प्लस डाला, इसको हम बोलते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैंने माइनस डाला, तो ये कैथोड रे कहाँ चली गई भाई, इधर मुड़ गई, इधर से आई इधर मुड़ गई, है ना। इससे क्या पता चला कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या पता चला कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो ये रे इधर मुड़ गई। इससे पता चला कि कैथोड रे क्या है, निगेटिव पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज है। तभी लोगों को दिमाग में आया कि भाई निगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, दे अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। कैथोड रे फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है ना। बहुत ही छोटी सी बात है भाई, करेगी। कैथोड रे पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम मेटल। भाई सिंपल सी बात है कि कैथोड रे आ रहा था, आपने थिन शीट एल्युमिनियम को रखा, उसको क्या किया, पेनिट्रेट कर दिया। तो यहाँ तक कहानी थी भाई, यहाँ तक कहानी थी कि भाई कैथोड रे क्या होता है ना, कि हमारा डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड रे था कैसे कैसे हुआ, है ना, परछाई क्रिएट किया, है ना, व्हील को रोटेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो उधर पॉजिटिव की ओर मूव कर गया। तो भाई ये सब कहानियाँ थी। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किससे रिलेटेड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से IIT JEE ने क्वेश्चन पूछा है, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सेवन पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए स्पेसिफिक चार्ज, ए स्पेसिफिक चार्ज ये क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास which is known as a specific charge। मतलब स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं भाई, Q/m। कैलकुलेशन में जनरली हम क्या लेंगे, मॉड Q/m। और आपको पता है यूनिट में पढ़े होंगे, यूनिट डायमेंशन में चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो क्या होगा भाई, कूलम पर केजी। अब बात ये होता है कि भाई आखिर चार्ज की वैल्यू, है ना, अपने को मास की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, मतलब एटम की चार्ज पता होना चाहिए, एटम की मास पता होना चाहिए, तब तो हम उस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, चलो भाई। तो भाई स्पेसिफिक चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, Q/m, Q दैट इज द चार्ज, m दैट इज द मास, है ना। मतलब चार्ज इज टू मास रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। अब पहला छोटा छोटा एक पहला पॉइंट कि भाई प्रोटॉन के बारे में बात करें, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको फैक्चुअल बात है भाई, एक्सपेरिमेंटल बात है, आपके दिमाग में होना चाहिए। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। इसको हम शॉर्टकट में प्लस ई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस ई। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, इलेक्ट्रॉन की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
-1.6 इंटू 10⁻⁻31 सॉरी -19 कूलम। इसको हम शॉर्टकट में -e लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज तो प्रोटॉन पे +e चार्ज। भाई साहब अब बात करते हैं थर्ड, हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन की मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। भाई सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास सेम होता है लगभग, जस्ट न्यूट्रॉन की मास क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। यदि मैं चार्ज बोलूँ, चार्ज और न्यूट्रॉन 0, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तो हम मान सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट एक्चुअल में तुमसे पूछा जाए कि भाई किसका मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन। क्योंकि देखो एक्चुअल बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 1.675 10⁻⁻27 kg। भाई साहब सिंपल सी बात है कि जस्ट थोड़ा सा ही तो बड़ा है, लेकिन हम कैलकुलेशन में दोनों की मास को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, इसलिए अपना काम आसान हो जाता है। क्या बात समझ में आया भाई, क्या सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है भाई फोर्थ, अल्फा पार्टिकल। ये सब हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और ये जो मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेई ने क्वेश्चन पूछा है ना। वीडियो के स्किप मत करना, 1.5x से देख लेना, 2x से देख लेना, जो आता है होता उसे थोड़ा सा भगा देना, बट एंड तक देखना, क्योंकि ये तुम्हारी कैरियर की बात है भाई। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है अल्फा पार्टिकल। कहने का मतलब हीलियम पे +2 चार्ज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। सर सिंपल सी बात है, यदि मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम को हम 2 और 4 लिख सकते हैं। यदि इसमें प्रोटॉन की बात करें 2, इलेक्ट्रॉन की बात करें 2, न्यूट्रॉन की बात करें 2। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं सिंबॉलिक, आपको आगे पता चलेगा ऐसा मैं कैसे क्यों लिख रहा हूं, है ना। पूरे चैप्टर्स को अच्छे से करोगे तो 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। ठंड के कारण यार हाथ कांप रहा। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, है ना। मैं ऐसे दिखाऊं भाई, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ये था, ये था। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव कर दिया। इन दोनों को मैंने क्या किया भाई, रिमूव। अब हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद, है ना, जो पार्टिकल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब तुम सोचो, न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा, बोलो, +2e लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। भाई इलेक्ट्रॉन के कारण तो मास होता नहीं है ना। तो भाई मास हमारा क्या होगा, भाई मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ 2 प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ
मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। 4 इंटू मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। तो भाई सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है कि यदि मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे डिनोट करेंगे, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास आने चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो भाई, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज, है ना, एसी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। तो वही सॉल्यूशन करेंगे, है ना। यदि आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, फिर ही आंसर देखिएगा, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करने से आपको सीखने को मिले तो ज़रूर जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना, ठीक है भाई। तो भाई साफ सिंपल सी बात है कि स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एम, है ना। अच्छा, Q की वैल्यू हम कितना लेंगे, मॉड Q 1.6 इंटू 10⁻19 अपन मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻−31। अच्छा, सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16/91 इंटू 10⁻19 प्लस 31, ठीक है भाई। अब हम क्या लिख सकते हैं भाई, 19 और 31 में कितना हो गया, 16/91 इंटू 10⁻12। इसको थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे तो 160/91 10⁻11, और इसको हम कट कर देंगे तो ये होगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और ये हमारा आंसर आएगा। क्या बात समझ में आ गया भाई मेरे भाई? देखो सिंपल सी बात है कि मैंने इसको क्या किया, सिंपल सा चार्ज रखा, सिंपल सा मास रखा, और मैंने डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। क्या बात आपको समझ में आई? हाँ या ना यार, बोल तो यार। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि स्पेसिफिक कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है भाई। प्रोटॉन पे आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना है, तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई स्पेसिफिक चार्ज मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, मॉड Q बाई एम। सर सिंपल सी बात है, थोड़ी सी लाइन में अपनी कैलकुलेशन कर लें भाई। मॉड Q कितना लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम अपॉन मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये 1.6 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻−19 प्लस 27, that is 10⁻8। 1.6 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻8, या इसको हम लिख सकते हैं 16 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे का स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज आपके टिप्स पे होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं भाई। स्पेसिफिक चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, ये तो सिंपल सी बात है कि Q बाई एम। सर चार्ज ही जीरो होता है तो भाई मामला ही ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ नोट पॉइंट लिखता हूँ, है ना। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स
मास ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, अब मजा आएगा। इफ मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू P, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो। मास ऑफ प्रोटॉन, या हम इसको P ना दिखा के MP दिखा दें, MP, तो MP अपॉन 1830। मतलब तुम सोचो कि प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास ना 1837 टाइम्स कम होता है, तभी तो मास इतना नेग्लिजिबल होता है कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं करते, नेगलेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन से क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको आप दिमाग पे रखना। क्या बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा मैंने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल फिर से मैं याद करा दूँ, प्रोटॉन के फॉर्म में 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। हमें प्रोटॉन के फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा। क्या बात समझ में आया भाई? तो चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है भाई? नेक्स्ट पास क्वेश्चंस है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रेशियो ऑफ E बाई एम, मतलब स्पेसिफिक बोल दिया है, स्पेसिफिक ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है भाई, अब सिंपल सी बात है भाई कि आपको अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, स्पेसिफिक चार्ज। अब तुम सोचो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो चार्ज कितना होता है, बोलो। E मॉड ले लिया E, और इसमें कितना होगा, इसका मास प्रोटॉन के फॉर्म में कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837। आप प्रोटॉन के फॉर्म में लो तो हम कैसे लिख सकते हैं, E इंटू 1837 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितना चार्ज होता है भाई, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होगा, 2E मान लेंगे, है ना। 2 यूनिट होता है चार्ज, तो 2 यूनिट होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 2, और मास ऑफ प्रोटॉन 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये अपना 2 कट जाएगा तो 1/2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 2E, तो E रहेगा। अब हम रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है भाई, रेशियो तो यही होगा E इंटू 1837 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन E अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। भाई E कट जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, mm कट जाएगा, तो 2 इंटू 1837 अपॉन 1, 36:1 इतना हो जाएगा। तो भाई आपसे ये क्वेश्चन पूछे, है ना, कि मास ऑफ प्रोटॉन, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कई मॉड्यूल कई DPP में आपको देखने को मिलेगा कि रेशियो P/m, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्वेश्चंस में दिया क्या है यार, IIT ने क्वेश्चन पूछा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 1984 सारे प्रीवियस ईयर के एडवांस और मेंस सबके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ E/m
मीन्स चार्ज अपॉन मास इज ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन सी प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इतना करने के बाद आईआईटी के क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे ही फाड़ दो यार। यदि आपने आईआईटी के क्वेश्चंस को फाड़ दिया तो मतलब सिस्टम फाड़ दिया और सिस्टम पट गया, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और नीट तो वही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है ना। मतलब आप तो सोचो आपको बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इतना टफ तो नहीं पूछेगा। और पूछ भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप यदि वीडियो को अच्छे से देखे हो, टिक करके आ जाना भाई, क्या जाता है। ठीक है, तो चलो यार करते हैं क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन की ओर बढ़ें इसे, है ना। कलर बदल ले भाई। स्पेसिफिक चार्ज और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 0 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये 0 हो जाएगा। मतलब इतना पता है कि सबसे कम तो न्यूट्रॉन का होगा। सेकेंड, यदि मैं स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल लेके निकालूँ तो उस पर चार्ज 2 यूनिट होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन तो हमने छोड़ दिया, 1 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये कट गया। तो स्पेसिफिक चार्ज यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं उस पर 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट बोल लो, ई यूनिट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ई बोल लो क्योंकि ई सब में तो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इसका चार्ज। फोर्थ अपना स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837, दैट इज द 1837 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप एक चीज़ देखो, डिनोमिनेटर में तो सब में सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है भाई। इसमें तो 2 आ गया, इसमें 0, तो सबसे कम तो ये हो गया, इतना तो पता चल गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का हो गया, है ना, ये बोल सकते हैं ज़्यादा। बीच में कौन हो गया, प्रोटॉन। अब तुम सोचो 1/, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, बोलो भाई। 1/mt ज़्यादा है। तो यदि मैं ऑर्डर बोल दूं तो बोलो न्यूट्रॉन से ज़्यादा कौन सा होगा, अल्फा पार्टिकल। उससे भी ज़्यादा कौन होगा, प्रोटॉन। उससे ज़्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर वही लोग पूछा, ऑप्शन ये, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। वीडियो लंबा ना हो, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।